जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। कि पहला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन बैंक पीओ का है, ठीक है। प्रीवियस ईयर बैंक पीओ का क्वेश्चन है। आप देखिए, दिवाली आ गई है तो पटाखे खूब छूट रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा कि योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। आप वीडियो पॉज करके इसमें निकालने की कोशिश करें, इसमें एरर है कहाँ। क्या क्वेश्चन है कि योर मशीन वुड नॉट हैव गिवन यू सो मच ट्रबल। आपका मशीन आपको इतना ट्रबल नहीं देता अगर इफ यू हैड मेंटेन्ड इट प्रॉपर। तो मेंटेन क्या है? मेंटेन मतलब मेंटेन करना, एक वर्ब है। तो मेंटेन इट प्रॉपर क्या है हमारा? प्रॉपर क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे तो आपको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो दिख जाएगा हाँ यहाँ पे प्रॉपर नहीं प्रॉपरली होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझना होगा कि प्रॉपरली क्यों होगा। मैंने बोला मेंटेन क्या है हमारा? वर्ब है। तो वर्ब को कभी भी मॉडिफाई क्या करेगा? एडवर्ब करेगा। वर्ब को तो एडवर्ब मॉडिफाई करेगा ना कि एडजेक्टिव करेगा। प्रॉपर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसलिए प्रॉपरली होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी बैंक पीओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप देखें, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और वैसे तो कल धनतेरस है जब हम शूट कर रहे हैं लेक्चर, लेकिन एडवांस में आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आप बहुत आगे जाएं जिंदगी में। वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरोज नीड्स द स्ट्रॉज इनटू वन अनदर टू फॉर्म अ नेस्ट। तो क्या क्वेश्चन है हमारा कि वॉच हाउ केयरफुल। यहां भी सेम है, आप पॉज करके बताएं क्या है। क्वेश्चन पीओ में आया है तो कुछ तो सोच के डाले होंगे। देखिए क्या है, वॉच हाउ केयरफुल। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो केयरफुल है, फिर इस पे ध्यान दीजिए। केयरफुल पे ही केयरफुल रहना है। क्या? वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरोज नीड्स। नीड्स क्या होता है कि वो बुनना होता है। नीड्स मतलब क्या होता है? बुनना। बुनना, वो कोई भी बुनना, बनाना, आपस में एक दूसरे को ऐड करना, बुनना। तो वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरोज नीड्स द। तो नीड्स मतलब कि वो बुनते हैं, मान लीजिए बुनते हैं। तो वॉच मतलब देखिए कि कितने केयरफुल तरीके से स्पैरोज बुनते हैं। तो केयरफुल होगा कि केयरफुली होगा? फिर वही बात होगा। केयरफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और ये बुनना क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को कभी भी मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब करेगा तो केयरफुली होगा। वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरोज नीड्स द स्ट्रॉज इनटू वन अनदर, एक दूसरे में टू फॉर्म नेस्ट, नेस्ट बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, he said to me it's high time you are starting this new work। बहुत अच्छी बात। ये एक कॉमन बात है, कॉमन एक सेंटेंसेस यहाँ आते रहते हैं, विशेष में जानने की जरूरत नहीं है। और जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत कम लोग यूज करते हैं, वैसे होता है यूज, बहुत कम होता है। तो क्या ये कि he said to me it is high time। एक और बात बता दें आपको कि कभी भी हम स्पोकन इंग्लिश में इसको बहुत लोग गलती से यूज करते हैं, उसका गलत यूज करते हैं, बस अर्थ आपस में एक दूसरे को समझा देते हैं। हाँ, ऐसे बोलेंगे कि इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग, मतलब बहुत सही समय तुम स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन यह है गलत। एक्चुअली इसमें क्या होगा कि यू स्टार्टेड। इसका सिंपल सा फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट लेता है। कभी भी जब इट इज हाई टाइम रहेगा या इट इज टाइम रहेगा, यही समय है या फिर यही सही समय है, यही समय है, सही समय है। He said to me, मोदी जी का नारा है ना शायद। He said to me, उसने मुझसे कहा कि इट इज हाई टाइम यू स्टार्टेड दिस न्यू वर्क, ना कि यू आर स्टार्टिंग, ठीक है। तो कभी भी, यही नहीं, कभी भी ऐसा होगा कि इट इज हाई टाइम आएगा तो उसके बाद वाला जो भी क्लॉज आएगा उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट लेंगे, ठीक है। यू स्टार्टेड, शी डिड, ऐसे ऐसे करके लेंगे, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन क्या है आप देख रहे होंगे, कभी भी ऐसा ही लेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली एंड केप्ट इट ऑन द टेबल केयरफुली। बोल रहा है कि मैं आपसे चाहता हूं कि आप बॉक्स को उठाएं जेंटली। जेंटली बहुत अच्छा वर्ड है, आप इस वर्ड को यूज करें अपने नॉर्मल लाइफ में, जनरल लाइफ में। जेंटली मतलब प्यार से, कैसे लवली बोलते हैं, वहां पे जेंटली यूज करें, बहुत ही अच्छा है। बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं आपसे। हम्बल रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ ग्लास जेंटली, प्यार से, एकदम आराम से उठाएं ग्लास को, एंड केप्ट इट ऑन द टेबल केयरफुली। इसमें आप वीडियो पॉज करके बताने की कोशिश करें, बस इसमें आपको रिदम मेंटेन करना है, रिदम मेंटेन करना है। हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। इसमें रिदम ये है कि सारा जो क्वेश्चन है उसका रिदम प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, एंड किप्ट आ गया, KEPT। लास्ट वाले सीक्वेंस में देखिए किप्ट आ गया है, सबसे लास्ट वाला में। तो किप्ट कहां से आ सकता है? जब पूरा रिदम जो टेंस सेंटेंस का है वो चल रहा है, आई वांट चल रहा है, मतलब प्रेजेंट चल रहा है, फिर पिकअप द बॉक्स, पिकअप प्रेजेंट चल रहा है, तो ऐसे करके फिर कीप आएगा ना, ठीक है। तो कीप आएगा, क्या आएगा? कीप आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि होम एवर डज नॉट कम इन टाइम विल नॉट बी अलाउड। जो भी
टाइम पर नहीं आएगा वो अलाउड नहीं होगा। whomever doesn't come in time will not be allowed। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आप बनाए, वीडियो पॉज करके। देखिए इससे रिलेटेड शायद एक और क्वेश्चन हमने बताया, कोई भी जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस ईयर का कोई एक सेट है, तो उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होते हैं जो आपको नहीं आते होंगे या फिर उसमें कुछ नया सीखने को मिले, बहुत सारे पुरानी चीजों को रिपीट कर देता है। हम उन सबको नहीं लेते हैं, उन्हीं को उठाते हैं जिसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले। अब हमारी जितनी भी सेट्स होंगे उठा के देखेंगे, हमको लग रहा है कि लगभग आपको हर एक क्वेश्चन कुछ नया सीखने को मिला होगा लगभग ऑलमोस्ट। अब क्या पता कोई रिपीट हो गया हो तो मैं तो नहीं बता सकते। खैर क्या है कि होम एवर है यहाँ पे, तो होम एवर क्या है? पहली बात की जो होम है ये एक क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? किसी ने दरवाजा खोला, अपनी जिंदगी को खोला होगा। होम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। और अगर सिर्फ हु रहता, मतलब अगर हम अलग से लिखते हैं तो ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस बोलते हैं इसको। हाँ ये सब्जेक्टिव केस है और ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो होम एवर डज नॉट कम इन टाइम, जो भी समय पे नहीं आएगा, तो जब आपको पहले ही आपको समझ में आ गया कि ये सब्जेक्टिव केस है, तो सॉरी ऑब्जेक्टिव केस है होम एवर, तो ऑब्जेक्टिव केस को आप सब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ये है ना होम एवर, और तो कुछ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? हु एवर होना चाहिए। क्योंकि जैसा कभी मैंने आपको बताया कि हु एवर क्या है, आप आसान भाषा में याद रखें कि हु एवर क्या है, सब्जेक्टिव केस है। हु एवर सब्जेक्टिव केस है और होम एवर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस से इसको सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? आप सब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ पे होम एवर लिख रहे हो, इसलिए हु एवर लिखो, हु एवर डज नॉट कम इन टाइम विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे होम एवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन आप देखें कि ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट। हाँ जनरली गलती ही बोलती। देखिएगा जो सेंटेंस दिया है इसको कोई यूज मत कीजिएगा। ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट, जितना जो भी उसने कहा सारा का सारा गलत था। पहली बात कि आपको बता दें कि आप में से मैक्सिमम जानते भी होंगे या फिर नहीं जानते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जान जाएं कि ऑल है, ऐसे ही नो है, नो वन होगा, एनी है, एनी वन है, या फिर ऐसे ही करके बहुत सारी है, जैसे नो बडी है, एनी बडी है, ऐसे ऐसे करके है। जितने सारे ये सब वर्ड हैं, इनके बाद जितने सारे वर्ड्स हैं इनके बाद हम लोग दैट यूज करते हैं, विच का यूज नहीं करते हैं। मतलब प्रीफरेंस बता रहे हैं। प्रीफरेंस क्या है? दैट है। इन सबके बाद क्या आएगा? दैट आएगा। तो कभी भी यहां पे क्या दिया है? ऑल दिया है, तो ऑल के बाद क्या आएगा? दैट आएगा। ऑल दैट शी सेड वाज इनकरेक्ट, ऑल विच नहीं होगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में इसको गलत बताया गया है। आपको बता देते हैं एग्जाम में विच को गलत बताया गया है, लेकिन जनरली हम लोग यूज कर लेते हैं, इसलिए हम इसको प्रेफरेंस बोलते हैं अपने भाषा में कि प्रेफरेंस दीजिए आप दैट को। लेकिन एग्जाम में अगर विच देता है ना, जैसे मान लीजिए ऑल विच शी सेड वाज इनकरेक्ट, तो गलत बताया गया, विच गलत है यहाँ पे, इसलिए आप इन सब के बाद दैट का यूज करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई कैन हेल्प यू इन दिस रॉन्ग डूइंग। हमें पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको ये सेंटेंस में, ये क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। पता नहीं हम गलत हैं सही है, बता नहीं सकते हैं, तो आप ही बता सकते हो। आप कमेंट करके बताना कि सर आप गलत थे सही थे। क्या है कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी कीमत पर नहीं, नेगेटिव ऑलरेडी है, तो एक बात और ध्यान रखना कि आने वाले जो भी सेंटेंस है या जो भी क्लॉज रहेगा उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस आई कैन हेल्प यू इन दिस रॉन्ग डूइंग, तो आपको बता रहे हैं कि जब भी ये दिखे कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस, जब भी ये आपको वर्ड दिखे जहां भी अंडर नो सर्कमस्टांसेस, वहां पे ये इन्वर्जन लेता है। ठीक है, इन्वर्जन आपको पता होगा, मतलब आने वाले जो भी क्लॉज होंगे उनको इन्वर्स करेगा। जैसे यहां पे क्या है कि आई कैन हेल्प यू, यहां पे कैन आई हेल्प यू होगा, कैन आई हेल्प यू। ठीक है, ऐसे होता। ठीक है, यहां पे ऐसे ही होगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कहीं भी दिखे, मतलब किसी भी कीमत पर नहीं, तो वहां पे क्या होगा कि आई कैन हेल्प यू नहीं होगा, कैन आई हेल्प यू इन दिस रॉन्ग डूइंग। किसी भी कीमत पर मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूं रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग नाउन है, शायद नाउन है, हाँ शायद नाउन ही है। इन दिस रॉन्ग डूइंग मतलब ये गलत काम में हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कभी भी क्या लेगा? इन्वर्जन लेगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। आपसे आशा कर सकते हैं आप बताएंगे। निकालिए एरर, निकालिए निकालिए, अभी देखें आप क्या एरर निकाल रहे हैं। दिस इज द बॉय। कुछ गलतियां हमने मैक्सिमम केसेस में देखी हैं, अपने क्लासेस में देखी हैं कि यहाँ पे जो हु दिख रहा है ना, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है कि हु को बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा होम बनाते हुए। आपने से जो भी बनाया होगा होम,
वो हंसेगा जरूर कि क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम को होम बनाते हुए यहाँ पे बहुत कम ही लोग जो हु को छोड़ेंगे। एक्चुअली इसमें कोई एरर नहीं है, ये एरर फ्री है। दिस इज द बॉय हु आई थिंक आई वॉन्ट द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। क्यों है आपको कारण बताते हैं, क्योंकि आप आगे से इसको होम ना बनाओ। क्योंकि देखिए होम, मैंने जैसा कि बताया कि होम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऑब्जेक्ट के लिए कोई वर्ब की जरूरत नहीं है, लेकिन हु के लिए वर्ब की जरूरत है। मतलब जहां हु आया वहां पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर ऐसे करके हो, वांट हो या वांटेड हो, मतलब इसके लिए एक वर्ब आएंगे और इसके लिए वर्ब की जरूरत नहीं है। जैसे दिस के लिए इज आया है, अब ध्यान दे रहे हो, दिस के लिए इज आ गया। द बॉय क्या है, हमारा ऑलरेडी सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट है। अब हु आया तो हु जो आया उसके लिए आप देखेंगे अगर कि हु के लिए क्या कोई हमारा वर्ब आया है, अगर आया है तो हु रहने देंगे, अगर वर्ब नहीं है आगे तो वो होम कर देंगे। ठीक है, आप समझ पा रहे होगे। तो देखिए हु को हम लोग पॉज करके रखते हैं। आई के लिए थिंक आया है, फिर हैड जो है वो किसके लिए आया, अब सोचो हैड वॉन जो है ये हमारा वर्ब किसके लिए आया, तो यही हु के लिए आया है। ऐसा करते आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए यही हु के लिए आया है, तो हु हैड वॉन, दिस इज द बॉय हु हैड वॉन आई थिंक, ऐसे करके 3 अलग अलग क्लॉज हैं। द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। अगला क्वेश्चन आप देखें तो आप इस बात को याद रखें कि कभी भी यह हो कि कंफ्यूजन होता है हु में कहां यूज करें कहां नहीं, तो इतने याद रखें जब भी हु यूज होगा वहां पे वो एक वर्ब लेगा अपना जो भी है, ऑक्सिलरी वर्ब ले नॉर्मली, और जो होम है ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या करेगा कि वर्ब नहीं लेगा, इसको कोई वर्ब की जरूरत नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन के बाद एक शायरी बोलेंगे, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है कि द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। द पैसेंजर्स वर आस्क्ड टू केयरफुली गेट डाउन ऑफ द ट्रेन। बताइए आप क्या लग रहा है आपको, ये ज्यादा टफ नहीं है, बस इतना आप याद रखें कि चेन्नई एक्सप्रेस आपने मूवी देखा होगा, उसमें गाना है कि गेट ऑन द ट्रेन बेबे, ऐसे करके गाना है गेट ऑन। तो गेट ऑन का मतलब क्या होता है, ट्रेन पर चढ़ जाना। आपने गाना सुना होगा या फिर सुन लेना, चेन्नई एक्सप्रेस में गाना है कि गेट ऑन द ट्रेन बेबे, ये इसलिए बता रही है आपको याद करने में आसानी होगी। गेट ऑन मतलब क्या होता है, चढ़ना, बस पे चढ़ना, ट्रेन पे चढ़ना वगैरह वगैरह, गेट ऑन। और वही अगर गेट ऑफ लग गया तो उतरना। ऑन मतलब चढ़ना, ऑफ मतलब उतरना। कुछ केसेस में गेट डाउन भी होता है। गेट डाउन मतलब क्या होता है, उतरना होता है ट्रेन वन से, बस से। तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए कि गेट डाउन द ट्रेन, या फिर गेट ऑफ द ट्रेन होना चाहिए। द पैसेंजर, वैसे प्रेफरेंस आप इसी को देना, गेट ऑन द ट्रेन, ट्रेन पर चढ़ना, और गेट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरना या फिर बस से उतरना, कोई गाड़ी से उतरना, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गेट डाउन ऑफ नहीं होगा, या तो गेट डाउन होगा सिर्फ या फिर गेट ऑफ होगा सिर्फ। जाने से पहले आपको एक शब्द पे छोड़ जाते हैं। शब्द हमारा है आज का अबव पार। शब्द क्या है, अबव पार। अबव पार, अबव पार। अबव पार का मतलब होता है कि जितना सोचे थे उससे ज्यादा अच्छा, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा। जैसे व्हाट यू हैव डन, योर परफॉर्मेंस वाज अबव पार। तो इस अब कहने का सेंस समझ में आ रहा है आपको कि जो तुमने किया या फिर जो आई हैव सीन योर परफॉर्मेंस वाज अबव पार। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा, तुम्हारा परफॉर्मेंस अबव पार था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था, जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा था। आप भी अबव पार पे कोई एक सेंटेंस बनाएं और हमें कमेंट करें, हम भी देखें आप क्या बना रहे हो। आप कुछ भी बना सकते हो। ख्याल रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में।